हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये हमारी सीरीज़ चल रही थी, हमारा संविधान उसी का एक पार्ट है यहाँ पर, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्टकट में DPSP भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसका शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि देखते हैं कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सबसे पहले हम जानते हैं इसको कहाँ से लिया गया। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है। ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा ने इसको वहाँ से अडॉप्ट करा। ठीक है, इस समय जब निर्माण हो रहा था संविधान का, मतलब संविधान जब बना जा रहा था, लिखा जा रहा था उस समय के अंदर, तो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। BN राव ने ये मशवरा दिया यहाँ पर कि संविधान के अंदर 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, जो इसमें पहला मौलिक अधिकार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको तुरंत लागू किया जा सके, और वो न्यायोचित भी होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है देश का, जो सबसे बड़ा कोर्ट होगा, मतलब सबसे उच्च न्यायालय है, वो उसमें मतलब आपको अधिकार प्राप्त नहीं होते आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। वहीं दूसरे जो अधिकार हैं जिसको BN राव ने कहा, उन्होंने ये कहा कि ये अधिकार इस तरह के होने चाहिए जिनको राज्य खुद लागू करेगा धीरे धीरे करके, परिस्थितियों के हिसाब से, कि परिस्थितियाँ ऐसे बदलती जाएंगी, हालत अनुकूल होती जाएंगी परिस्थितियाँ हमारे देश की, कि राज्य उसको लागू कर पाए तो राज्य उसको बाद में चल के लागू करेगा आगे चल के। हालांकि ये इस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से BN राव चाहते हैं। और जो हम बात करते हैं जिसको BN राव कहते हैं, जो तुरंत मिल जाना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसको न्यायोचित भी ठहराएगा और वहाँ से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, वो तो मौलिक अधिकार के तौर पे मान्यता प्राप्त करते हैं यहाँ पर। और जिसको BN राव कहते हैं कि राज्य स्थापित करेगा यहाँ पर, समय के अनुसार जो परिस्थितियाँ बनेंगी तो राज्य उसको लागू करेगा, उसको दूसरे पार्ट में संविधान के अंदर अलग से शामिल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये संविधान के चौथे हिस्से में शामिल किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि ये किस तरह से राज्य जो है उसको काम करना होगा। अब यहाँ पर हम ये बात जानना चाहेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मतलब क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, भाई वो चाहते क्या है इसके ज़रिए से। जैसे कि हमने आप देखेंगे कि नीति निर्देशक यानी कि जो नीति बनाएगा राज्य, उसको निर्देश देता है राज्य को। ये मतलब एक तरह से गाइडलाइन करता है, डायरेक्ट करता है कि आप इस तरह से बनाइए राज्य के अंदर कानून को, इस तरह से व्यवस्था को चलाइए, आपको चलाना चाहिए, यहाँ पर चलाना होगा नहीं मगर। यानी कि इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जो ये कानून है, सॉरी जो ये सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, तत्व जो है संविधान के अंदर हमारे, तो ये ऐसे नहीं है कि जिसको राज्य को लागू ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, नीचे देखते हैं कि इनका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, कि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा और साथ में राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बनाएगा भारत को ये। और देखिए, संविधान जो है वो ये चाहता है कि समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय यहाँ पर हम कहते हैं सुनिश्चित किया जाए। मगर जो नीति निर्देशक तत्व है में थोड़ा सा अंतर ये है कि ये आर्थिक और जो सामाजिक न्याय है उसको सुनिश्चित तो करते हैं, मगर जो हम कहते हैं राजनीतिक न्याय है उसको सुनिश्चित ये नहीं करते, उसको सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है, हर इंसान के राइट्स के बारे में बात करता है, अलग अलग इंसान के। और जहाँ पर हम बात करते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, वो एक पूरे समूह के बारे में बात करता है, देश के बारे में तरह से बात करता है पूरी तरह से। अब आपने कभी देखा होगा जब हम कहीं बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से आप इसको लागू नहीं करवा सकते, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है वहाँ पर, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कभी देखेंगे कि टकराव की स्थिति इसकी वजह से यहाँ पर उत्पन्न होती है। वो किस तरह से होती है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो तो सीमित हैं, ठीक है, वो अपनी सीमा के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर 6 अधिकार हैं, उससे ज़्यादा अधिकार यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, वहीं पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
उनकी सीमा बहुत बड़ी है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि वो समाज की हर दायरे तक जाता है वो अधिकार, और समाज के अंदर हर तरह का बदलाव भी करता है। ठीक है, पर यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, ये अंतर ये है कि राज्य को जो नीति निषेध तत्व हैं वो मानने के लिए आप उसे बाधित नहीं कर सकते यहाँ पर। मतलब जो राज्य है समय के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार से उसको मानना चाहिए, मगर राज्य नहीं मानेगा ऐसा भी हो सकता है, राज्य नहीं भी करे ऐसा हो सकता है, मगर जो मौलिक अधिकार हैं उनको मानना पड़ेगा। फिर एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के कार्य के अंदर बाधा खड़ी करते हैं। ठीक है, एक तरह से राज्य जो है उसको नकारात्मक या जो निषेधात्मक परिस्थिति होती है उस तरह से देखता है। जैसे कि हम बात करें अपने अनुच्छेद 31 के बारे में, संशोधन से पहले उसके जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो करती थी राज्य को, सरकारों को अपने देश के अंदर। वजह क्या थी कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ढांचा खड़ा करना था, सड़क बनानी थी, और जैसे कि हम कहें ये फैक्ट्रीज लगानी थी। ज़मीन कहाँ से आती वो, तो जो 2 लोगों की ज़मीन थी सरकार उसी को लेती वहाँ से उनसे। तो लोग कहते कि भाई संपत्ति का अधिकार हमारे पास है तो हम संपत्ति आपको नहीं देंगे अपनी, चाहे हमें हर्जाना कितना भी दो। बाद में हालांकि इस चीज़ को ख़त्म किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जो निर्देशक तत्व हैं वो कहते हैं जैसे कि आपको काम करना चाहिए इस तरह से, अगर राज्य इस तरह से काम करता है तो मौलिक अधिकार जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग या कुछ लोगों के छीनते हैं या उन पर चोट पहुँचती है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि हमने बात करी, जो नीति निषेध तत्व हैं ये विचारधाराओं के हिसाब से अलग अलग श्रेणी के अंदर बांटे जा सकते हैं यहाँ पर। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है यहाँ पर उदार और बौद्धिक। समाजवादी विचारधारा मतलब इस तरह से बात करती है, ये एक बात ये कहती है, जो समाजवादी होते हैं वो समाज में बराबरी की बात करते हैं। ठीक है, हर तरह की बराबरी आपको समाज के अंदर होनी चाहिए, ख़ास तौर पर आर्थिक। और जो गांधी जी हैं आप उनकी विचारधारा को जानते ही हैं कि वो भी एक तरह से इस तरह की ही बात करते हैं, थोड़ा मतलब अलग रूप लेकर आते हैं यहाँ पर कि इंसान अपने ऊपर आश्रित रहे, किसी के ऊपर डिपेंड यहाँ पर ना हो। उदार जो है वो थोड़ा खुलेपन की बात करते हैं समाज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग डिवाइड, जो हम कह सकते हैं इनको डिवाइड भी करेंगे, मैंने अलग अलग बांटा भी है इनको। ठीक है, तो एक जो अनुच्छेद है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो दोनों या फिर तीनों के अंदर भी आ सकते हैं विचारधाराओं के अनुसार, तो उस तरह से मैं इनको रखने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पर। और जो हमारे शुरुआती अनुच्छेद आते हैं यहाँ पर 36 और 37, ये किसी विचारधारा के अंदर नहीं आते, क्योंकि ये सिर्फ बताते हैं जो राज्य के जो नीति निषेध तत्व हैं, DPSP जो है वो क्या है यहाँ पर। एक तरह से यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको इस तरह से काम करना चाहिए यहाँ पर। और बाद में बताते हैं जो अनुच्छेद 37 से बताता है कि ये परिवर्तनीय नहीं है, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ही ये न्यायोचित है। मतलब अगर राज्य इसको लागू नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसके लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, समाज विचार के अनुसार देखते हैं हम यहाँ पर। जो पहला हमारा अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 38, जिसमें ये कहा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर हम इसमें से जो राजनीति वर्ड है इसको हमें काटना है यहाँ से। ठीक है, तो जो राज्य का काम यहाँ पर ये रहेगा कि राज्य समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह की जो स्थापना है, न्याय है, उसको स्थापित करेगा यहाँ पर। और आय का वितरण, स्थिति, समाज के अंदर जो लोग हैं उनकी स्थिति, सुविधाएं, अवसर, सबकी जो असमानताएं हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि काम राज्य का रहेगा यहाँ पर। वो इसको इस तरह से कर सकता है कि इसको रिजर्वेशन दे, वहाँ पर वो किसी को ज़्यादा सुविधाएँ प्रभाव मतलब अवसर और जो सुविधाएँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें उनको। इससे क्या होगा कि जो लोगों का कल्याण यहाँ पर आसानी से हो सके, ये काम राज्य का होगा, करना चाहिए राज्य को इस तरह से। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 39 है, जो ये कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, संसाधनों के उचित वितरण के अंदर ये बात की गई कि समाज के अंदर जो हमारा संसाधन, जो भौतिक संसाधन राज्य के, वो समाज के हर वर्ग को समान रूप से मिलना चाहिए, सबके अधिकार उसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है कि ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ ज़रूरी है इंसान के लिए वो उसको आसानी से मिलनी चाहिए। दूसरा है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए
व्यवस्थित करना ये काम राज्य का है। उसे करना इस तरह से चाहिए कि समाज में जो भौतिक संसाधन हैं वो किसी के एक के हाथ में ना जाए, सबको वहाँ पर मिलना चाहिए उन चीज़ों को समान के। यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण यानी कि विकेंद्रण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर संसाधनों का उसी तरह किस तरह से हो सकता है कि भाई औरत और आदमी है, उन्होंने एक तरह का काम करा और एक ही मतलब निश्चित समय के अंदर दोनों का टाइमिंग भी एक ही तरह से रही यहाँ पे कि 10 घंटे 8 घंटे उन्होंने काम करा दोनों ने, तो दोनों को समान वितरण यहाँ पर देना चाहिए। ये काम सुनिश्चित कौन करेगा? राज्य के इस तरह से कानून बनाए, इस तरह परिस्थितियाँ बना के दोनों को बराबर यहाँ पर आय मिले, वेतन मिले, मतलब भत्ता वगैरह मिले। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य का सुरक्षा करना ये काम राज्य का है। छोटे बच्चे जो है बचपन एवं युवाओं का शोषण ना हो यहाँ पर, कि उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर झोंक दिया जाए, सरकार कार्य यहाँ पर ना कराया जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुच्छेद 40 यहाँ से गायब है। वजह ये है कि अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी विचारधारा के अंदर आता है। समाजवादी विचारधारा जो विचारधारा है वो इसमें नहीं आता ये, क्योंकि जो समाजवादी विचारधारा है वो सरकार को समर्थन जैसे नहीं करती, वो तो चाहती नहीं कि सरकार बने दे दुनिया के अंदर कहीं पर भी। तो हम फिलहाल यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने पिछले चलते हैं वापस से। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 41 यहाँ पर ये कहता है कि काम पाने का अधिकार सबके पास सुनिश्चित होना चाहिए। ये काम राज्य का है कि सरकार लोगों को कोई ना कोई काम मतलब उपलब्ध करा जिससे वो कुछ पैसे कमा सकें, जो अपनी आजीविका है उसको चला सकें। चाहे वो इंसान बेरोज़गार हो, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका हो, बीमार हो, विकलांग हो, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, उसको उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। ये काम सरकार का है। अब ये किस चीज़ के अंदर जो अनुच्छेद के अंदर किया गया है, कहा गया है कि सरकार को उसके हिसाब से काम देना चाहिए, वो अनुच्छेद 42 कहता है कि जो इंसान की परिस्थिति है या जो इंसान की स्थिति है, मानवीय स्थिति, चाहे वो जैसे कि इसमें हमने कहा विकलांग है कोई, तो जो कोई विकलांगता जो उसके अंदर है, चाहे उसके पैर की खराबी है, हाथ की खराबी, जो भी इसमें परेशानी है, उसके अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ठीक है। अब जब वो काम कर लेगा यहाँ पर, तो बात आती है कि भाई इसको पैसे जो मिलेंगे, तो उसको क्या है, निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब जिसे हम कहते हैं जायज़ पैसे दे डालो हमें, कि जायज़ ठीक ठीक लगा लो, कहना मना है, वही बात होती है ना एक तरह से, कि भाई जायज़ पैसे जो बनते हैं उसको देने चाहिए यहाँ पर। ठीक है। नौकरी मतलब सरकार को उपलब्ध करवानी है एक तरह से। और अगर सरकार नौकरी उपलब्ध करवाने में नाकाम हो जाती है तो सरकार को यहाँ पर कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। कुटीर उद्योग मतलब जो घर के अंदर कारखाने लगाए जाते हैं, जो औरतें छोटा मोटा काम करती हैं, कपड़े सिलना, बुनना, और जो हम देखते हैं लोकल आइटम्स बनाई जाती हैं, उस तरह के जो काम है सरकार को उसको कहीं ना कहीं पर समर्थन देना चाहिए और प्रोत्साहन हर तरह से देना चाहिए, चाहे पैसे से हो, अवसर से हो, स्थिति से हो। ये काम सरकार का है, उसे करना चाहिए इस तरह से। मतलब जो ये जो सिद्धांत हैं राज्य को एक तरह से डायरेक्शन दे रहा है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, मगर करना ही पड़ेगा, वो इस तरह से बात को नहीं कहता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाद में संविधान के संशोधन होता है, जिसमें एक ही इसी के अंदर सब सब्जेक्ट जोड़ा जाता है संशोधन में। उसका नाम है अनुच्छेद 41A। ये कहता है कि भाई जैसे आपने कहा कि उद्योग स्थापित सरकार ने कर लिए, बड़े उद्योग सरकार ने स्थापित कर लिए, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उद्योग हैं उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्रीज़ में मशीनें ही नहीं काम करें, वहाँ पे जो इंसान है उसको भी वहाँ पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब पूरी तरह से जो सिस्टम है वहाँ पर काम करने का वो मशीनों की बेस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए मैं दिखा जाता हूँ आपको जो संशोधन हुए हैं, एक बार बताऊँगा क्योंकि मैं आपको उसके बारे में, जो 43A के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये संविधान के संशोधन हुआ था 42वां संशोधन 1976 के अंदर। उसमें ये क्लॉज को शामिल किया गया था इसके मतलब। ठीक है। जिसमें उद्योगों के अंदर जो श्रमिक हैं उनकी भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है। और जो 39A है उसमें कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये इसके अंदर शामिल किया गया है यहाँ पर। इसके बाद भी जो हम देखते हैं संशोधन यहाँ पे कई तरह के होते हैं, 72वां होता है। ठीक है। जो 1996 के 93 के अंदर सॉरी किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। फिलहाल उसके बारे में हम बात यहाँ पर नहीं करने वाले। अब हमारा जो हम देखते हैं जो पीछे सिद्धांत हमारा अनुच्छेद रह गया था 40, उसको देखते हैं हम, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के अंदर आता है ये।
इसमें कहा गया कि भाई पंचायत की स्थापना करनी चाहिए राज्य को, क्योंकि जो गांधी जी हैं उनका सपना यही था कि जो सरकार है, जो व्यवस्था है, प्रशासन है, वो बिल्कुल जो सरकार, जो ज़मीन, मतलब बिल्कुल जो समाज की सबसे छोटी कड़ी है, जो गांव देहात है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है। हालांकि जब बाद में हम देखेंगे संविधान संशोधन होता है, 72वां संशोधन जो होता है, उसके अंदर इसको अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है। और अब ये जो पंचायतें हैं वो हर स्टेट के अंदर लागू की जाती हैं, मतलब स्थापित होती हैं। पहले ऐसा नहीं था, किसी स्टेट ने कर लिया, किसी स्टेट ने नहीं करा, उसकी अपनी मर्ज़ी है यहाँ पर, मगर अब ये पक्का हो चुका है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? देखिए, अभी बताया था मैंने आपको, गांधी का विचारधारा के अंदर भी ये शामिल होगा, क्योंकि दोनों विचारधाराएँ जैसी ही हैं, समाजवादी विचारधारा और जो गांधीवादी विचारधारा है इस चीज़ के बारे में। 43B कहता है कि सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठबंधन, मतलब जो गठन होना चाहिए, मतलब जो समितियां हैं, जैसे दुग्धदारी, जैसे कि हम कहते हैं गांव के अंदर डेयरी फार्म स्थापित किए जा सकते हैं, तो सरकार उनको मौका दे, आज़ादी दे कि वो उस चीज़ को स्थापित कर सकें। जैसे कि आप छोटे देखते हैं शुगर मिल होती है, छोटी छोटी शुगर मिल स्थापित करते हैं, दूध के छोटे छोटे ऐसे डेयरी स्थापित की जाती है गाँव के अंदर। तो इसकी सरकार को परमिशन देनी चाहिए, सरकार को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए सरकार को यहाँ पर। अनुच्छेद 43 कहता है कि जो समाज के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, SC ST जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, पिछड़े वर्ग जो हमारे यहाँ माने जाते हैं, उनकी शिक्षा जो है सरकार को, उसको प्रोत्साहन सरकार को बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो पिछड़े लोग हैं। इसके लिए सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो आज के वक्त में हम देखते हैं, रिजर्वेशन करना पड़ता है। सरकार इसकी वजह से ही वो करती है ये काम। सरकार का नहीं, जो यहाँ पर क्या है, अगला जो अनुच्छेद कहता है वो 47 है, वो ये कहता है कि सरकार का ये काम है कि सरकार राज्य के अंदर जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, जो नुकसानमंद है लोगों की सेहत के लिए, सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब सरकार प्रतिबंध लगाती है कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट की सरकार नहीं लगाती, क्योंकि सरकार को इससे ज़्यादा भाई टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है, सरकार इसको नहीं चाहती करना कहीं भी हद तक। ठीक है। 48वां अनुच्छेद जो अनुच्छेद वो ये कहता है कि सरकार को कृषि, पशुपालन और जो दुग्धदारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे व्यवसाय हैं, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए यहाँ पर, कि जो किसान है वो कृषि करेगा तो उसको, जैसे कि हमने कहा, बीज अच्छे उपलब्ध करवाएं, यहाँ पर खाद उपलब्ध करवाएं, काम सरकार का होना चाहिए। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हमने कहा, जैसे गौशालाएँ होती हैं, या फिर जो जानवर हैं उनके लिए हेल्थ सेंटर खोलने चाहिए सरकार को, ये काम सरकार का है। और जो पशु दूध देते हैं ख़ास तौर पर, उनकी हत्या पर रोक लगनी चाहिए यहाँ पर। अभी आप कहेंगे जो गौ हत्या है उस पर रोक लगी हुई है, वो इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि जो गाय है उसको हिंदू धर्म के अंदर माता का स्थान दिया गया है, वो इस वजह से है, यहाँ पर दूध देती है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है। विचारधारा है वो है अगली उदार बौद्धिक, इसके अंदर भी कुछ क्लॉज शामिल होते हैं, अनुच्छेद शामिल होते हैं, सेम टू सेम यही वाले। इसमें अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता स्थापित करना राज्य का काम है। अब ये क्या चीज़ है, क्या वाला है यहाँ पर ये, जैसे कि आप कभी कोर्ट में गए होंगे, आपने कोर्ट में कभी केस करा होगा, या फिर आप जानते होंगे इस बारे में। सिविल होता है, ठीक है, यहाँ पर एक क्रिमिनल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कानून होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी जाति का हो, सबके नहीं बराबर यहाँ पर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं वहाँ पर। मगर जब बात आती है आपके ज़ाती मसलों की, जैसे कि आपने कहा कि आपको शादी करनी है, तो आप, ठीक है, या फिर तलाक देना है आपको, ख़ास तौर पर शादी नहीं, तलाक को लेके चलेंगे, यहाँ पर तलाक है, ज़मीन का बंटवारा करना है, अपनी विरासत का बंटवारा करना है, ठीक है, बच्चा गोद लेना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत से ही हमारे देश के अंदर धर्म के अनुसार कानून बने हुए हैं। जैसे आप सुनते होंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉज, इस तरह के लॉज होते हैं, तो वो उन धर्म के लॉज के अनुसार ही उनका जो प्रोसीजर है, जो व्यवस्था है, जो कार्य है, वो किया जाता है। तो ये राज्य का कार्य है, जो फ़र्ज़ बनता है कि राज्य इसको ख़त्म करे और ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जहाँ पे सब धर्म के लिए कानून हो, इतनी की व्यवस्था चले। हालांकि ये अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखिए करते नहीं करती सरकार के ऊपर है। अनुच्छेद 45 कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये काम राज्य का है।
अब यहाँ पर जो 45 अनुच्छेद है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2002 के अंदर एक अनुच्छेद संविधान के संशोधन किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21A के अंदर ये शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि उनके लिए कंपलसरी है, सरकार के लिए बच्चों को वो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी फ्री के अंदर, वो भी, ठीक है। तो उसको यहाँ से हटा दिया गया, तो ये स्पेस खाली हो गया। तो बाद में इसमें अनुच्छेद में ये कहा गया कि कम से कम जो बच्चे 6 साल के हैं वो सरकार को करना पड़ेगा यहाँ पर इस चीज़ को, कि कम से कम सरकार करती रहे काम यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद 46 हम पीछे देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 48 को देखेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं पीछे क्या था यहाँ पर, 48 के अंदर वही चीज़ दोहराई गई है कि सरकार इस पर काम करेगी, कृषि पर, पशुपालन पर, और जो जानवर हैं उनकी देखरेख करना और प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 42 के अंदर बताया था मैंने आपको, 1962 के अंदर, 67 के अंदर होता है, 76 में सॉरी, उसमें क्या गया था कि भाई क्लॉज शामिल किया गया था अनुच्छेद 48A बना के, जिसमें कहा गया है कि सरकार का काम है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करे। सरकार को ऐसा करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाए, जो पेड़ कटते हैं कटाई उनकी कम से कम हो, अगर कोई पेड़ कटे तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जाना चाहिए, सरकार का कार्य है यहाँ पर। जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि जू वगैरह में होता है हमारे यहाँ, ठीक है। सरकार इसमें भी हालांकि आज तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई, कोई सी भी सरकार। अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कार्य है, उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनका जो भी रिपेयरिंग करनी, मरम्मत करनी, ये काम सरकार का है। जैसे कि आप देखते होंगे कि ASI होती है, ठीक है, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया जो होती है वो यही काम करती है। तो जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे हम देखते हैं संस्थाएं होती हैं, काम करवाती हैं सरकार, तो सरकार इसके अंतर्गत ही वो काम करती है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि सरकार का कार्य है कि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसको अलग अलग रखे। अब देखिए, जो कार्यपालिका है वो तो खुद सरकारी होती है, जो कार्यपालिका है वो सरकारी तो होती है, वो प्रधानमंत्री जो है आपका, जो राष्ट्रपति जो होता है, और जो उपराष्ट्रपति हैं, जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट होती है, वो कार्यपालिका होती है। ऐसे ही स्टेट के अंदर होती है विधानपालिका होती है, हाई कोर्ट होती है। ये दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, हालांकि ऐसा मुमकिन पूरी तरह से आज तक नहीं हो पाया है। मुमकिन है कि ऐसा होता है कि जैसे कि आप जानते हैं, जो हम देखें जस्टिस होता है, जज जो होते हैं भाई, वो भी तो वोट डालते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, उनका नज़रिया होता है, तो कहीं ना कहीं उनको अलग रहना चाहिए, मगर पूरी तरह से मुमकिन ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। हालांकि अब कह सकते तो बात को हम नहीं है फिलहाल, ज़्यादा कहना भी सही नहीं है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अनुच्छेद जो 51 है उस तरफ, कि सरकार का कार्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि करे, मतलब उसको बढ़ाने में मदद करे। जैसे कि जो हम जितने पड़ोसी राज्य हैं उनसे रिश्ते अच्छे रखें, सम्मानजनक व्यवहार करें, यहाँ पर संधियाँ हैं, कानून है, उनका सम्मान करें, और जो मध्यस्थता है, लड़ाई के बगैर जो मसले हैं उनको निपटा सके यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं संशोधन जो किए गए संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। 42वां संशोधन जो यहाँ पर 1976 में किया गया, इसमें ये कहा गया कि भाई अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना ये काम सरकार का होना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे वाकई में ऐसा काम हुआ भी है काफ़ी जगहों पर, हालांकि वो जो लोग बैठते हैं वो करें ना करें बात अलग है, सरकार ने तो चीज़ बनाई है यहाँ पर। फिर अनुच्छेद 43 के अंदर एक सब क्लॉज जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं 43A, जिसमें गरीबों के जो उद्योग हैं उनके अंदर काम में, मतलब जो काम चल रहा है वहाँ फैक्ट्री के अंदर, जो मज़दूर हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पर, मतलब मशीन सारा काम ना करें वहाँ पर। अगला है 48A, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये काम भी राज्य का होता है, उसे करना चाहिए ये वाला काम। फिर बाद में एक संशोधन यहाँ पर और होता है अगले साल, 44वां संशोधन संविधान के अंदर 1977 के अंदर, जिसमें 38 के अंदर 2 धाराएं जोड़ी गई, जिसमें मैंने बताया था आपको कि आय समाज के अंदर
जो असमानता है, आर्थिक जो असमानता है, उसको सरकार का ख़त्म करने का कार्य है वो इसी के अंदर जोड़ा गया था यहाँ पर। और इसी के संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। फिर वर्ष 2002 के अंदर भी बताया मैंने आपको 86वां संशोधन होता है, जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों को, छोटे जो प्रारंभिक शिक्षा है हमारी, ठीक है, जो 5वीं तक कम से कम होती है, 5वीं तक, ठीक है, वो अनिवार्य की गई, बिल्कुल फ्री के अंदर। इसके लिए अलग ही 21A अनुच्छेद के अंदर बढ़ाया गया उसको, क्लॉज को, और इसको लागू किया गया है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत बताया था आपको कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, जो मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनको साथ साथ चलना चाहिए, मगर इनमें टकराव भी हो जाता है कई बार। तो यही टकराव को लेकर कुछ मुद्दे उठे यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर गए, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसे है इसमें चंपकम दोरायन राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, मद्रास गवर्नमेंट में, यानी कि कर्नाटक की गवर्नमेंट में, और जो चंपाकन दोरायन के बीच केस चला, इसमें कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इनके बीच संघर्ष होता है, सरकार कुछ और काम करना चाह रही है तत्वों का इस्तेमाल करते हुए, जो अनुच्छेद हैं, और जो व्यक्ति है उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो जो यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं वो सबसे सर्वोपरि रहेंगे। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको उनका सहायक होना चाहिए, मगर उनका विरोधी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसमें ये भी कहा गया है कि संविधान का जो संशोधन है वो जो संसद है वो कर सकती है यहाँ पर। ठीक है, ये बात इसमें कई बार बाद में इसको टाल दिया जाता है, दूसरे जो संशोधन जो हमारे जजमेंट होते हैं यहाँ पर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही जो बात थी कि आप संशोधन कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया कि आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। फिर जो केशवानंद भारती केस है, आप बहुत जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ज़्यादा मशहूर है ये। इस वजह से जो अनुच्छेद 31 है वो ख़त्म हो जाता है संपत्ति का अधिकार यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गोलकनाथ 1911 जो केस था, इसको खारिज करते हुए कहा कि जैसे कि संविधान में संशोधन गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, मगर अब गवर्नमेंट संशोधन कर सकती है जब उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़मीन की। ठीक है, ज़मीन की या किसी चीज़ की ज़रूरत है, सरकार संशोधन यहाँ पर कर सकती है, मगर जो उसकी मूल आत्मा है, जो मूल संरचना है, उसको नहीं बदल सकती सरकार यहाँ पर। ठीक है। अब आगे जो आया नेक्स्ट जो केस चला यहाँ पर, जजमेंट जिसको लेकर आई वो था मिनवरा मिल्स वर्सेस बनाम भारत संघ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोहराया कि आप यानी केंद्र सरकार जो है वो संविधान के जो मौलिक तत्व जो मूल ढांचा है उसको बदल सकती नहीं यहाँ पर, मगर संशोधन कर सकती है उसके अंदर। यानी कि ये स्टेट वर्सेस हम देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच जब संघर्ष हुआ, तो आप देखेंगे जो समय के अनुसार क्या है कि पहले क्या था, मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, धीरे धीरे करके उनकी कीमत जो अहमियत उनकी ख़त्म होती चली जाती है, और आज के टाइम में अब क्या देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ना, बहुत ही उनकी कम वैल्यू रहेगा ये आज के टाइम में, जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर डालती है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस करा जाना अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें यहाँ वीडियो ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।